तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे इस चैनल पे। 1947 इंडिपेंडेंस के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, जो कि 1950 जनवरी 26 को कंप्लीट हुआ था, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को भी राइट्स दिया गया था। जैसे कोई सिटीजन कोई भी रिलीजन को हो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, कोई भी जेंडर का हो और उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, ये राइट हमें इंडिकेट करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है, जो कि इंस्पायर है यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स को और समझने के लिए चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। पहला आता है आर्टिकल 14 से 18, जो कि राइट टू इक्वलिटी को दर्शाता है। आर्टिकल 14 ये दर्शाता है कि सभी लोगों को कानून के सामने समानता के साथ साथ समान संरक्षण का गारंटी देता है। उसके बाद आर्टिकल 14 में रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव का निषेध लिखा गया है। इस आर्टिकल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा कि किसी भी नागरिक को रेलवे स्टेशनों, लाइब्रेरीज, एंटरटेनमेंट की जगह या कुएं जैसे पानी की सुविधाओं के उपयोग, टैंक, रोड जैसे किसी भी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा के अनुसार महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जैसे बस व ट्रेन ऐसे अन्य जगह पर किया गया है, और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद चौथे ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के देश के कमजोर सेक्शन के रूप में रिकॉग्नाइज दी जाती है, और इनके उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजन करने के लिए ऑथराइज करता है। आर्टिकल 16 का पर्पस ये है कि भारत के सभी नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, और ये अनटचेबिलिटी प्रथा लॉ के हिसाब से दंडनीय है। उसके बाद आर्टिकल 18 में स्टेट की वीरता के लिए पुरुषों को सम्मानित करने के लिए मिलिट्री अवार्ड देने से नहीं रोकता है। हमारा सेकेंड राइट्स है आर्टिकल 19 से 22, जिसमें राइट्स टू फ्रीडम शामिल है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 के अनुसार सभी सिटीजन्स को 6 फ्रीडम्स की गारंटी देता है। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा बिना आर्म के पीसफुल असेंबली का फ्रीडम, तीसरा फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग यूनियन, चौथा भारत की किसी भी जगह पर या किसी भी हिस्से में रहने की या बसने की फ्रीडम, छठा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की फ्रीडम। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 20, इसमें क्राइम के लिए कन्विक्शन के रिलेटेड प्रोटेक्शन है। उसके बाद आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट्स है, जो ये प्रोवाइड करता है कि लॉ द्वारा एस्टेब्लिश प्रोसेस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 के कॉम्प्लीमेंटरी है। तीसरा राइट्स आर्टिकल 23 से 24 में आता है, जो कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाता है।
आर्टिकल 23 में लिखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर पर रोक लगाता है। यह किसी भी प्रकार के फोर्स्ड लेबर को भी रेस्ट्रिक्टेड करता है और आर्टिकल 23 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर से रेस्ट्रिक्टेड करता है। हमारा चौथा राइट्स आता है आर्टिकल 25 से 28, जो दर्शाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 में सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को बढ़ावा देता है और भारत में प्रत्येक सिटीजन के लिए रिलीजन की फ्रीडम को रिकॉग्नाइजेशन देता है। आर्टिकल 26 के मुताबिक ये प्रत्येक रिलीजियस सिस्टम को रिलीजियस पर्पजेस के लिए इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस और धर्म के मामलों में अपने मामलों का मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में किसी विशेष रिलीजन या रिलीजियस कम्युनिटी के प्रचार और मेंटेनेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी टैक्स का पेमेंट के लिए फोर्स नहीं करेगा। आर्टिकल 28 के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा उन लोगों पर रिलीजियस का बिलीफ को थोपने पर रोक लगाता है जो उनमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं। पांचवा राइट्स आर्टिकल 29 से 30 में आता है, जो दर्शाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। आर्टिकल 29 में लिखा है कि यदि किसी कम्युनिटी या लोगों की एक क्लास की अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है तो वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना इसे अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में लिखा है कि यदि सोसाइटी का माइनॉरिटी सेक्शन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना चाहता है तो राज्य किसी भी माइनॉरिटी सेक्शन का सहायता देने में भेदभाव नहीं कर सकता। राइट्स आर्टिकल 32 से 35 में आता है, जिसे दर्शाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में लिखा है कि कोई भी सिटीजन अपने खिलाफ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। आर्टिकल 33 में लिखा है कि पार्लियामेंट के आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉजियस फोर्सेस के मेंबर के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्टेड या कैंसिल का अधिकार देता है। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ के लागू होने पर रेस्ट्रिक्टेड का प्रोविजन करता है। आर्टिकल 35 में लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स पर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को राइट्स देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।